नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्जाम है, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है और आरओ का जो एग्जाम है, तो उसकी जो प्रीलिम्स का पेपर है, आपको पता है यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर और आरओ 22 दिसंबर, जिसके लिए मैं कवर करा रहा हूँ घटना सार के करंट अफेयर, वो भी अर्धवार्षिक। जनवरी से लेकर जून तक पूरा अपडेटेड कंटेंट इसमें है, तो उसको मैं कवर करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आज लेक्चर नंबर 7 है। हम लोगों ने वन लाइनर खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। अब हम लोग पूरा का पूरा थ्योरिकल चल रहे हैं, ठीक, जिसमें आपके जो कथन कराने वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अभी हाल ही में जो यूके पीएससी का पेपर हुआ है, यूके पीसीएस पेपर में भी ज्यादातर लगभग 80% क्वेश्चन इसी बुक से पूछा गया है। आप एक बार देख सकते हो पेपर भी और इस बुक को भी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला प्रश्न आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है हमारा, देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। उन्होंने भारत की यात्रा की है अभी हाल ही में, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने 2 दिवसीय यात्रा 21-22 जून 2024 को भारत आई थी। इनकी इस यात्रा से पहले 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में भी वो शामिल हुई थी। याद रखना है कि 21-22 जून को भी आई थी और 9 जून को जो शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था उसमें भी शेख हसीना को एज अ चीफ गेस्ट शामिल किया गया था। और ये जो है मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको। 22 जून 24 को पीएम मोदी शेख हसीना के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, वहीं पर एक मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में भारत और बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जल भारत से होकर बांग्लादेश जाता है, तीस्ता नदी, तो उसके संरक्षण प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच वार्ता के दौरान इन समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। इन समझौतों में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता शुरू करने और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने का भी शामिल है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ। भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत बांग्लादेश के मध्य राजशाही और कोलकाता के बीच, राजशाही आपका बांग्लादेश में और कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है, तो उसके बीच एक नई ट्रेन सेवा और चटगांव कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ ई मेडिकल वीजा शुरू करने वाला है? तो बांग्लादेश के साथ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, देखना। उसके बाद है बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर दोनों देशों ने हरित साझेदारी के लिए साझा दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज पर भी समझौता किया है, हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण समझौते क्या है? तो भारत और बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी के लिए समझौता किया है। समुद्री सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, सहयोग, संबंधों को मजबूत करना और नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अवसरों को खोज करना। समझौते में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर सहयोग को नवीनीकृत किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए ई स्पेस और बांग्लादेश के आईसीटी और दूरसंचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य पालन के सहयोग के लिए भी दोनों पक्षों में समझौता हुआ है। मत्स्य पालन, नीली अर्थव्यवस्था, उसे याद कर लो, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और रक्षा सेवा कमान ऑफ स्टाफ कॉलेज मीरपुर, जो रक्षा के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा को और रणनीतिक अध्ययन सहयोग को बढ़ावा देंगे, तो इसके मध्य भी समझौता हुआ है। उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित हुआ है। और यही शायद यूके पीसीएस से पूछा गया था कि, और थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, घोषणा अभी हुई है लेकिन नॉमिनेट पहले हो गया था। तो यूनेस्को के साहित्यिक शहर के रूप में किसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर के रूप में? तो कोझिकोड। कहाँ का है? केरल का है।
तो याद रखना है कि 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। केरल के मालाबार तट के पास ये स्थित है, ठीक है ना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू। लोक परीक्षा मोटे मोटे तौर पर क्या चीज है तो मैं बता दूं, जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके संबंध में जो लोक परीक्षा एक नीति लागू की गई है सरकार के द्वारा, उसके संबंध में है और ये आपको जानना जरूरी है। तो केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। यह कानून इसी फरवरी 6 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ। आपको पता है संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। उसके बाद जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर कर देंगे तो इसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाएगी और ये कानून बन जाएगा, मतलब बन चुका है। तो सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि अभी तक किसी को हुआ नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं कायदे से। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि आपको जुर्माना नहीं याद करना, लेकिन आपको याद करना है कि कब लागू हुआ था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद अगला देखें, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल। भुज मतलब भुज कहाँ पे, कच्छ में है, देखते हैं। तो कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण है। तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना याद रखना है कि भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि कच्छ के भुज में है, ठीक है। उसके बाद हालांकि बाकी चीजें आपको पढ़नी है तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहां मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना, एक रीडिंग लगा सकते हो बस। अगला है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, इंपॉर्टेंट। 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित हुई? नई दिल्ली औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर, ठीक है, इतना याद करना है। जलवायु घड़ी एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय बिंदु की गिनती करती है, इतना याद करना है। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लास्को तक दुनिया भर में सक्रिय हुई है। कौन सी? ये आपकी घड़ी, जलवायु घड़ी, क्लियर है। आगे देखते हैं, कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की है। इस दिन रेलवे ने संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। मेमू एक पैसेंजर ट्रेन है, आपको पता है, हर स्टेशन पर रुकती है मेमू ट्रेन। इससे पहले 16 जून 2024 को इस रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के रियासी क्षेत्र में बक्कल और कौरी के बीच स्थित पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है। विश्व का सबसे ऊंचा है, भारत का होता तो और इंपॉर्टेंट है, लेकिन विश्व का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है।
तो इतना याद कर लेना है। कौन सी जम्मू कश्मीर, ऊंचाई कितनी है इस पुल की, बस विश्व का सबसे बड़ा है। उसके बाद बात करें कि तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट कि तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। इसके लिए क्या विशेष है, तो केरल का तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने में भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। आपसे यही पूछा जाएगा कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम को दिया गया है। अगर इसी को कथन कारण में देना है तो हो सकता है कथन कारण में या ए बी को कैसे दे दे कि केरल का तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन नहीं है। दूसरा दे दे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल में यह दूसरे स्थान पर है, तो दोनों गलत, क्योंकि भाई ये तो इंटरनेशनल है और पहले स्थान पर है क्योंकि भारत का पहला है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। WHO ये क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। 1956 में स्थापित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलुओं में अग्रणी रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला कि डीडी किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च। इंपॉर्टेंट ये क्या है कि दूरदर्शन चैनल डीडी किसान जो आता है 26 मई 2024 को अपनी नवी वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि, क्या है, कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीडी किसान चैनल में AI एंकर कौन है, कृषि और भूमि, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ये अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए चैनल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डीडी किसान में 2 AI एंकर चुने गए हैं। AI एंकर पेश करने वाला डीडी किसान चैनल देश का पहला सरकारी चैनल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। बिहार का नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित। तो ये मैंने आपको वनडे वाले क्वेश्चन सीरीज में भी कराया था कि बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर स्थल में या आर्द्रभूमि में घोषित कर दिया गया है। तो आपको अभ्यारण्य अच्छे से याद कर लेना है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में 2024 में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित है और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों मानव निर्मित है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मानव निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, बाकी इंपॉर्टेंट आपको नहीं है याद करना, आगे हम लोग देखेंगे। बाकी अभ्यारण्य आपको यूपी के जरूर याद करने हैं, बाकी जो वर्ल्ड के हैं, सॉरी इंडिया के हैं, वो आप करंट के याद कर लोगे तो पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। उसके बाद देखेंगे कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा, क्या भैया, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिला है। तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा जून 2024 को श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वहां पर शिल्प का काम अत्यधिक मात्रा में होता है, इस वजह से। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद है कि रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल। हाँ, समझे आप लोग क्या कि रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल है। तो ये क्या है? यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, आप सभी को पता है।
और इसमें इंपॉर्टेंट है कि 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को के विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियां जैसे सुल्ताना का सपना, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, आनंद वर्धन द्वारा रचित हृदय सहृदय लोकलोचन। आप समझिए, यहीं से आपका एंशिएंट क्वेश्चन बनेगा। क्या कि देखो, एक तो पहली चीज तो करंट से संबंधित है ये, दूसरी चीज आपसे अगर एंशिएंट में पुस्तकों वाला क्वेश्चन आया तो पुस्तक यहीं से उठाएगा वो कि निम्नलिखित में से सहृदय लोकलोचन के रचनाकार कौन है, तो आनंद वर्धन है। अब आप देखोगे कि यार एंशिएंट मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन करंट में आपको मिल गया है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अगला देखेंगे कि भारत लगातार छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर। इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी काम होता है, कोई दिक्कत हो गई तो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, जिसमें आपका व्हाट्सएप कुछ नहीं चलता, फिर आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो उस मामले में भारत जो है शीर्ष पर और लगातार छठवें वर्ष। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और हैशटैग कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा संकलित और 15 मई 2024 को जारी आंकड़े के अनुसार भारत के 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। तो ये एक बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। भारत जो है अब लगातार छठवें वर्ष, इंपॉर्टेंट क्या है कि छठवें वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने वाला देश बन गया है। ठीक, आगे देखें, बस इतना याद करना है, बाकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप आराम से पढ़ सकते हो, उससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगला है भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैरासूट की मदद से आकाश से धरती तक उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया। मतलब समझ रहे हो, पैरासूट की मदद से, पोर्टेबल अस्पताल है तो पोर्टेबल का मतलब समझते हो कि कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए पैरासूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा ही किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का निर्माण जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मंत्रालय ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। और इसका वजन 720 किलोग्राम है, तो जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर उसको उठा ही लेगा। आगे देखें अगला, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। इंपॉर्टेंट मिशन। अब जो नए नए मिशन होते हैं वो तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। क्या बोला गया है? वनाग्नि, वन अग्नि, जो वन में जंगल में आग लग जाती है उसको रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। तो 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरुआत की है। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहां से? रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। मिशन के तहत पिरूल कनेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड अलग से रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में शुरू हुई है। उसके बाद है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन बना है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन बना है। 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार
भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है। क्लियर है? बस इतना याद रखो कि पहले 90 पे था, अभी तीसरे पे बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। बस। अगला है महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान पार्क। महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क कहाँ बना है? तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनित पालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। उद्घाटन किसने किया है? अजय कुमार सिंह। और महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क है, बस याद रखो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि भारत का पहला संविधान उद्यान राजस्थान जयपुर में स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला है जयपुर में, लेकिन जो वर्तमान है करंट की दृष्टि से महाराष्ट्र का पहला पुणे में है संविधान पार्क। क्लियर है? अगला है देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। अब तेंदुओं से तो क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ रिपोर्ट में देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 आकलित की गई है। उससे पूर्व 2014 में देखा जाए तो यह संख्या 7,910 थी। 2018 की तुलना में 2022 में तेंदुओं की संख्या 7.95% बढ़ गई है। क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 8,820 मध्य भारत व पूर्वी घाट में, जबकि पश्चिमी घाट में 3,596, शिवालिक पहाड़ियों गंगा के मैदान में 1109, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में यह संख्या 349 दर्ज की गई। ठीक है भाई, इतना याद करना है जो रिपोर्ट है वर्तमान में क्या डेटा है उसका। क्लियर? 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, तो वर्तमान में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। पहले दूसरे नंबर पर कर्नाटक था, लेकिन अब तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक, मध्य प्रदेश में 3,907, महाराष्ट्र में 1985 और कर्नाटक में 1879। ये याद करने हैं आपको, शुरुआत के 3 बस। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी पूरा डेटा याद किसी को नहीं होता है और ना ही याद करना चाहिए, क्योंकि उतना पूछा भी नहीं जाता। तो हमारा आज के जितने भी हमने टॉपिक लिए थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। मैंने पूरे टॉपिक नहीं कराए हैं, कुछ कुछ बीच बीच में लाइनें छोड़ दी हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पुराना फैक्ट है। पुराना फैक्ट नहीं पढ़ना है, पुराना फैक्ट पढ़ना है तो इससे अच्छा जीएस ही पढ़ लो, अपने को केवल और केवल करंट पढ़ना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते रहो, जल्दी ही मैं पूरी बुक कवर कर दूंगा और पीडीएफ आपको मिल रही है, पीडीएफ से आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।